हेलो बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान क्लास 9 से हमारे आसपास के पदार्थ लेशन का पार्ट 8 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 7 में स्टडी किया था विसरण और कुछ तथ्य जैसे दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता इत्यादि। मुख्य रूप से हमने डिफ्यूज़न या विसरण का अध्ययन किया था। आज हम इसी तरह के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसे संघनन, ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन एंड इवापोरेशन, इन तीनों को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं संघनन को समझते हैं। संघनन को समझने के लिए बच्चे कुछ ऐसी चीज़ें याद करें जो उनके दैनिक जीवन में घटित होती हैं, जैसे शीशे पर मुंह खोलकर हवा फेंकना और फिर उस पर कुछ लिखना। धुंधला शीशा धुंधला हो जाता है क्योंकि उस पर जलवाष्प की बूंदें एकत्रित हो जाती हैं। गिलास एक लें और उसमें हम जब पानी डालते हैं, फ्रिज का ठंडा पानी, तो हम देखते हैं कि फ्रिज से निकला हुआ पानी तो गिलास में डाला गया है, लेकिन गिलास के बाहर जल की बूंदें एकत्रित हो जाती हैं। इसी प्रकार यदि फ्रिज से कोई ठंडी बोतल निकालकर बाहर रखी जाए तो कुछ समय पश्चात बोतल के बाहर जल वाष्प की बूंदें चिपक जाती हैं, दिखाई पड़ती हैं। क्या वह बोतल से बाहर निकलकर जल आ जाता है? नहीं, बोतल का ढक्कन तो बंद होता है। देखिए बच्चों, हमारा जो वायुमंडल है, जो हमारा परिवेश है जहाँ पर हम रह रहे हैं, उसमें बहुत सा जल उपस्थित है और जल वाष्पीकृत होकर हवा में जल वाष्प के रूप में होता है। जल वाष्प के रूप में होता है। बहुत छोटी छोटी बूंदें ये हवा में उपस्थित होती हैं और ये बूंदें किस कारण बनती हैं? जब इनको एनर्जी मिलती है, जल को जब क्या मिलती है? एनर्जी या हीट मिलती है, तब ये बूंदें बनती हैं। और जब तक इनको ठंडा नहीं किया जाएगा तब तक ये जल वाष्प के रूप में घूमती रहेंगी या ये अपनी एनर्जी किसी अन्य चीज़ को, अन्य वस्तु को ना दे दें। जो इन्होंने एनर्जी गेन की है वो एनर्जी किसी को जब तक ना दे दें तब तक ये जल वाष्प के रूप में रहते हैं। जैसे ही किसी वस्तु के संपर्क में आते हैं, ऐसी ठंडी वस्तु के संपर्क में आते हैं जिनका टेम्परेचर इस जल वाष्प के टेम्परेचर से कम होता है, तो यह उससे एनर्जी एक्सेप्ट करके जल वाष्प से कहाँ बदल जाते हैं? जल में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जल वाष्प की जो छोटी छोटी बूंदें हैं, गैसीय बूंदें, वो गैसीय बूंदें ठंडी होकर आपस में चिपक जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं, क्योंकि अणुओं के बीच की जगह कम हो जाती है। इस कारण से वो क्या करते हैं? बूंदें बन जाती हैं और इस बूंदें बनने के कारण से हम इसको क्या कहते हैं? संघनन, एकत्रित होना। संघनन माने एकत्रित होना, संघनित हो गई। तो ये बूंदें सब एकत्रित होकर जल की एक बूंद बनाकर तैयार कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं संघनन। ठीक है बच्चों, तो कंडेंसेशन की बात ये समझ में आ गई होगी। जो हमारा वातावरण है इसमें बहुत सी जल की मात्रा उपस्थित है, जितनी गर्मी होगी उतना ही जल वाष्पित होता चला जाएगा और ये जल हमारा वायुमंडल में जो उपस्थित है ये ठंडा होने पर पुनः जल में परिवर्तित हो जाता है और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है।
जल वाष्प की छोटी छोटी बूंदें ठंडी होकर आपस में मिल जाती हैं तथा जल वाष्प द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। फ्रिज से निकाली गई ठंडी पानी की बोतल के ऊपर जल की बूंदों का एकत्रित होना, यह इसका एक उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में बच्चों के आ गई होगी। अगला चलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या है? सब्लिमेशन इसको कहते हैं। प्रायः सभी ठोस जो होते हैं उनको जब गर्म किया जाता है तो ठोस किस में चेंज होंगे? द्रव में चेंज होंगे। लेकिन कुछ ठोस ऐसे हैं जो द्रव में ना चेंज होकर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको जब हम गर्म करते हैं तो पिघलकर द्रव में ना बदलने की जगह पर वो गैस बदल जाते हैं, डायरेक्ट गैस हो जाते हैं। बच्चों एक उदाहरण आपने आपने घर में देखा होगा, एक कपूर जो होता है, कपूर को हम गर्म करते हैं चम्मच वगैरह पर रख के, तो ये धीरे धीरे गैस में परिवर्तित होकर उड़ जाता है। या ना भी गर्म करें तो भी कपूर धीरे धीरे अपना गैस अवस्था में परिवर्तित होता रहता है, कम होता रहता है। तो ये कपूर है, नौशादर है, ठोस आयोडीन है। नौशादर इसका फार्मूला होता है NH4Cl। ठीक है, नौशादर अमोनियम क्लोराइड इसको कहते हैं। कपूर है, ठोस आयोडीन है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऊर्ध्वपातन का गुण रखती हैं। ऊर्ध्वपातन बच्चों की समझ में आ गया होगा। ऊर्ध्वपातन बहुत सीधी सी बात है। अक्सर कर क्या होते हैं, ठोस जब गर्म किया जाता है उनको तो द्रव में परिवर्तित होते हैं। लेकिन कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। और ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, जैसे कपूर, यहाँ पे देखें कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, जैसे नौशादर और कपूर आदि। ये दो उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। बच्चे इसको अच्छे से समझ लेते हैं और अच्छे से नोट कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं वाष्पीकरण। देखिए वाष्पीकरण, क्वथन, इनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। जो क्वथन होता है इसको जब हम ज़्यादा हीट करते हैं तो अणु इतनी एनर्जी पा जाते हैं कि उनकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है और तब वो क्या करते हैं, जल से जल वाष्प बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो वाष्पीकरण ये प्रोसेस हो रहा है ये किसी भी तापमान पर स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, यदि हम किसी जल को किसी बाल्टी में रख दें और एक दिन के लिए उसको भूल जाएं, थोड़ा सा जल हो, तो हम क्या उस जल को उतना ही पाएंगे अगले दिन? बिना गर्म किए अगले दिन देखेंगे कुछ कम हो जाएगा या गायब हो जाएगा। फर्श पर पानी डाल दें या कहीं पे कुछ पानी गिर जाए तो थोड़ी सी मात्रा उसकी वाष्पीकृत तो हो जाती है। इसको आइए समझते हैं इवैपोरेशन क्या होता है। जब जल को वायु में खुला छोड़ते हैं तो कुछ द्रव सतह से वाष्पित होकर वायु में गैस के साथ मिश्रित हो जाता है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। देखिए, जब हम खुले भगोने में या खुले पात्र में कोई चीज़ रख देते हैं तो इसमें देखिए होता क्या है, द्रव के कण जो है गति करते रहते हैं, अनियमित गति करते हैं। ब्राउनी गति के बारे में बच्चे आगे पढ़ेंगे। द्रव के कण कहीं भी आते जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं और गति जो करते हैं सभी अणु ऐसे ही गति करते हैं, अनियमित गति। कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा। तो एक समय ऐसा आता है कि दो अणु आपस में टकरा जाते हैं। सभी नहीं टकराते हैं लेकिन अधिकांश टकरा जाते हैं। टकराने के बाद उनकी गतिज ऊर्जा और बढ़ जाती है। वो यहाँ से आए, इस सतह से टकराए और सतह से टकराए वो इधर टकराए और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, एक अणु इधर गया, यहाँ से यहाँ टकराया, दूसरे अणु से टकराया, इसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई और एक दिन इतनी एनर्जी एक समय में आती है कि बहुत ज़्यादा हो जाती है तो सतह पर ये आ गया और सतह पर इसका आकर्षण बल जो होता है
ये तोड़ने में इसकी गतिज ऊर्जा सफल हो जाती है, यानी गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है इसके आकर्षण बल की अपेक्षा, तो ये क्या करता है, वाष्पीकरण करने लगता है। ये तो प्रोसेस वाष्पीकरण की है। तो वाष्पीकरण की जो परिभाषा है वो बच्चे देखें, क्वथनांक से कम, यानी जितना भी उसको उबालने पर वह गैस अवस्था में प्राप्त होता है, उससे कम तापमान हो, कोई भी तापमान हो, उस तापमान पर खुले बर्तन में द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर खुले बर्तन में द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। देखिए, वाष्पीकरण एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, इस पर किसी का दबाव नहीं चलता है, हम इस पर एनर्जी नहीं देते हैं इसको, ये अपने आप एनवायरनमेंट की एनर्जी लेता है। ये अपने मॉलिक्यूल से टकराने की वजह से अपनी गतिज ऊर्जा बढ़ाता है, लेकिन हम इसको फोर्स नहीं करते हैं कि हाँ वाष्पीकरण हो जाए, हमको ज़रूरत नहीं है, अपने आप होता रहता है। देखा होगा आपने, तालाब में पानी भरा होता है, कुछ समय बाद अपने आप धीरे धीरे सूख जाता है, कम हो जाता है पानी। तो ये है सतह से जल का जलवाष्प में परिवर्तित होना ही वाष्पीकरण होता है। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं वाष्पीकरण की जो दर है, कम ज़्यादा वाष्पीकरण होना, इस पर कौन कौन से कारक प्रभाव डालते हैं, कौन इसको बढ़ाते हैं और कौन इसको धीमा करते हैं। आइए, एक बात बच्चों को क्लियर हो गई होगी यहाँ पर, वाष्पीकरण क्या होता है। देखिए, वाष्पीकरण क्वथन नहीं है। क्वथन को हम गर्म करते हैं, जिस धातु का या जिस द्रव का जितना भी क्वथनांक हो, उस क्वथनांक पर जब हम गर्म करते हैं उसको, तो वह उबलना स्टार्ट होती है और वाष्प में बदलना स्टार्ट होती है। लेकिन वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, किसी भी तापमान पर होती है। इसको कम भी किया जा सकता है, ज़्यादा भी किया जा सकता है, लेकिन सब परिस्थितियों के अनुसार स्वतः ही कम ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये बहुत कम लिखा हुआ है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी दी है। बच्चे इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ज़्यादा ना लिखते हुए हमने कम शब्दों में इसको लिखा है। बच्चे यदि इसको समझ जाएंगे तो ऐसे ही नोट कर लेंगे, वरना बच्चे इसको ब्रीफ में जैसा हम बोल रहे हैं वैसा बच्चे इसको लिखेंगे, ठीक है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए सबसे पहला कारक है तापमान। तापमान की वजह से वाष्पीकरण की दर कम होगी, ज़्यादा होगी, कैसे होगी, पहले इसको समझ लिया जाए। देखिए, इस पात्र में क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। टेम्परेचर हमारा 18 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में है। गर्मियाँ बढ़ रही हैं, मान लीजिए ठंडी से गर्मी आ रही है तो तापमान बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, 25 से 30 हो जाएगा। तो इस तापमान पर वाष्पीकरण की दर और इस तापमान पे वाष्पीकरण की दर में अगर हम कंपैरिजन करें तो इसमें वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होगी, इसमें जल्दी पानी सूखेगा और इसमें देर में सूखेगा, यानी कम सूखेगा। तो टेम्परेचर बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि टेम्परेचर से जल के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। तापमान अधिक होगा, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, ज़्यादा गतिज ऊर्जा ज़्यादा टक्कर, ज़्यादा टक्कर तो ज़्यादा वाष्पीकरण। गतिज ऊर्जा का फोर्स इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जल के अणुओं का जो अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है, वो टूट जाएगा और अंततोगत्ता अणु कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा भैया, ठीक है। ये बात समझ में बच्चों के आ गई। तो जब ताप ज़्यादा होगा, ये एरो ऊपर की तरफ हमने इसलिए बनाया है, इसका मतलब है टेम्परेचर ज़्यादा हो। जब ताप ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना ही ज़्यादा ताप उतने ज़्यादा वाष्पीकरण, जितना ज़्यादा ताप उतने ज़्यादा अणुओं की गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी। और ताप कम होगा, सर्दियों में पानी भरा का भरा रह जाएगा,
जहाँ पे गिर जाता है पानी तो सर्दियों में जल्दी जाता नहीं है, बड़ी समस्या होती है। ताप कम होगा, वाष्पीकरण भी कम होगा। ये बात बच्चों की समझ में आ गई होगी कि वाष्पीकरण की जो दर है का उसको प्रभावित करता है ताप। ताप की वजह से वाष्पीकरण घटेगा बढ़ेगा। ओके, ये बात समझ में बच्चों के आ गई होगी। आगे चलते हैं, द्रव की सतह का क्षेत्रफल। अब देखें, 1 लीटर हम जल ले लें और 1 लीटर जल को लीटर में रख दें, उसी लीटर में भरा रखा रहने दें। दूसरे एक बड़े भगोने में 1 लीटर जल डाल दें और तीसरा एक बड़ी प्लेट हो, बहुत बड़ी प्लेट हो या थाली हो बड़ी, उसमें डाल दें 1 लीटर जल और 1 लीटर जल फर्श पर डाल दें। तो बच्चे खुद सोचकर बताएं इसमें कौन से जल जो है, कौन सा जल सबसे जल्दी गायब हो जाएगा या जलवाष्प में परिवर्तित होकर वायुमंडल में मिल जाएगा। कौन सा जल? बच्चों का आंसर होगा फर्श का, है ना बच्चों? तो फर्श का ही सबसे पहले क्यों हुआ? इसका कारण है कि फर्श का जो सतह है, जल की सतह है फर्श पर, इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा हो गया है, यानी लंबा हो गया है। क्योंकि ये जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है, हमने शुरुआत में ही बताया था, ये सतह पर होने वाली प्रक्रिया है और जितना ज़्यादा सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा जो है वाष्पीकरण हो जाएगा। और थाली में दूसरे नंबर पे, भगोने में तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर सबसे लास्ट में लीटर में। अगर इस लीटर के अलावा हम किसी पाइप में इसको पानी को भर के रख दें बढ़िया सा, तो ये 5वें नंबर में पहुंच जाएगा। सतह का क्षेत्रफल सबसे कम, थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और सबसे ज़्यादा। तो ये चीज़ें प्रयोग में आती हैं। बच्चे घर में गलती करते हैं, गिलास हाथ से छूट गया, तो यदि गर्मी का मौसम चल रहा है तो मम्मी इतना नाराज़ नहीं होती हैं, लेकिन जाड़े का मौसम चल रहा है तो नाराज़ हो जाएंगी, क्योंकि पहला वाला कारण तापमान क्या है, अधिक है, वाष्पीकरण जल्दी हो जाएगा, जल खत्म हो जाएगा। दूसरा वाला कारण क्या है, जब सर्दियों में क्या होता है, वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है तो पानी जल्दी सूखता नहीं है, इसलिए समस्या हो जाती है मम्मी को साफ़ करने में। लेकिन जब जल गर्मियों में गिर गया तो मम्मी कहती कोई बात नहीं बेटा, अभी देखो, झाड़ू उठाती हैं और जल को पूरे भर में फैला देती हैं। फैला देने से क्या होता है, जल की सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जब वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी तो पूरा जल वाष्पित होकर जलवाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, फर्श एकदम साफ हो जाएगी। अगर उसी जगह पड़ा रहने देंगे, उसको हटाएंगे नहीं, तो वो 5-6 घंटे 7 घंटे तक ले सकता है। ज़्यादा गर्मी है तो 2 घंटे 4 घंटे, लेकिन अगर हम उसको फैला देंगे तो आधे घंटे में सब एकदम क्लीन हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चे जो है प्रयोग घर में करते रहते हैं नित्य प्रतिदिन। तो यहाँ पर सतह का क्षेत्रफल यदि अधिक होगा, ऊपर की ओर एरो अधिक, तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा, वाष्पीकरण भी अधिक होगा। यदि सतह का क्षेत्रफल कम होगा तो वाष्पीकरण भी कम होगा। ये बात समझ में आ गई। आर्द्रता, आर्द्रता को बच्चे समझ लें। देखिए, जल में जल वाष्प जो है ये वायुमंडल में घुल जाता है, तो जल वाष्प की मात्रा वायुमंडल में, वायु में जल वाष्प की मात्रा कम और ज़्यादा होती रहती है। देखिए, कम कब होगी, ज़्यादा कब होगी, है ना? जब ज़्यादा वाष्पीकरण होगा तो जल वाष्प की मात्रा ज़्यादा होगी, और जब वाष्पीकरण कम होगा तो जल वाष्प की मात्रा कम होगी। आर्द्रता, ज़्यादा जल वाष्प होगा तो आर्द्रता ज़्यादा, नमी कह लीजिए इसको। ज़्यादा जल वाष्प हो वायु में तो आर्द्रता ज़्यादा। तो जब ऊपर आर्द्रता ज़्यादा है और यहाँ जल भरा हुआ है, यहाँ जल वाष्प की मात्रा पहले से बहुत है,
तो ये जल वाष्प जब यहाँ ऊपर जाएगी तो इसको मना करेगी, भाई हम पहले से यहाँ मौजूद हैं, उपस्थित हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, और तुम भी उड़े जा रहे हो अब, इसलिए बैठ जाओ चुपचाप, तुमको अभी वाष्पीकृत नहीं होना है। तो जल वाष्प में आर्द्रता यदि ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण कम होगा। ये बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर आर्द्रता यदि ज़्यादा है तो वाष्पीकरण कम होगा, और आर्द्रता यदि कम है, शुष्क मौसम है, सूखा सूखा सा लग रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है ना, तब हमको कैसा महसूस होगा, वाष्पीकरण जो है वो अधिक होगा। क्योंकि यहाँ पर जल वाष्प की मात्रा जब कम हो जाएगी वायु में, तो ये जब वाष्पीकृत होंगे ये, तो इनको कोई मना नहीं करेगा भैया, है ना। इनमें जो आयतन है इनका, इसमें जल वाष्प की मात्रा नहीं होगी, तो ये जल वाष्पित होकर जाएगा, तो इसका स्वागत किया जाएगा, भाई वाह बहुत अच्छे, बहुत बहादुरी का काम है, आइए आपका स्वागत है ना। तो ये जल वाष्प के कण यहाँ से उड़ेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आर्द्रता जब अधिक होगी, अर्थात वायु में जल वाष्प की मात्रा ज़्यादा होगी, तो वाष्पीकरण कम होगा। ठीक है, बारिश के मौसम में बहुत आर्द्रता होती है, ठीक है। आर्द्रता अगर कम हो जाए, यानी वायु में जल वाष्प की मात्रा कम हो जाए, तो वाष्पीकरण अधिक हो जाएगा। यहाँ पर हमने रेड से इसलिए बनाया है कि यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है, बाकी सब सेम सेम चल रहे हैं, इसलिए बच्चों इसको ज़रा ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। अगर जल वाष्प की मात्रा वायु में अधिक है तो वाष्पीकरण कम, और जल वाष्प की मात्रा कम है तो वाष्पीकरण अधिक। लास्ट देखते हैं वायु की गति। अच्छा, वायु की गति जो होती है ये वाष्पीकरण की दर को कैसे प्रभावित करती है, ये तो सोचने वाली बात है भाई। जब वाष्पीकरण होता है और यहाँ पर यानी जिस सतह से वाष्पीकरण हो रहा है वहाँ पर जल वाष्प के कण उपस्थित नहीं हैं, तो वाष्पीकरण होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा भैया। तो और जब तेज हवा चलेगी तो इन वाष्प के कणों को हवा उड़ा ले जाएगी, तो यहाँ पर रिक्त स्थान मिलेगा। बच्चे ध्यान से इसको देख लें, ये पात्र है और इस पात्र में जल भरा हुआ है। जल की ऊपरी सतह से जल वाष्प वाष्पित होकर ऊपर जा रही है, और यह तभी ऊपर जाएगी जब इसके ऊपर की वायु में जल वाष्प की मात्रा कम होगी या नहीं होगी। तो ये जल वाष्प की मात्रा कम कैसे होगी, जब तेज वायु चलेगी, वायु जब तेज चलेगी तो ये जल वाष्प क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा, तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। अगर वायु की गति धीमी है या नहीं है तो यहाँ पर जल वाष्प की मात्रा अधिक होगी, तो वाष्पीकरण कम होगा। तो देखिए, वायु की गति अगर अधिक है तो वाष्पीकरण भी जल्दी जल्दी होगा, और वायु की गति यदि धीमी है तो वाष्पीकरण भी धीरे धीरे होगा। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर बच्चों को याद करना है। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, बच्चे बुक से देख लेते हैं, फिर भी नहीं समझ में आता है तो हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे और हम दोबारा इसको समझा देंगे। वैसे बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है, बच्चों को समझ में आ जाए तो बच्चे कमेंट कर दें, ठीक है। और इसके आगे का जो जो टॉपिक छूट गया है, 2 टॉपिक शायद और हैं अभी, वो लेसन के एंड तक चलेंगे। बच्चे परेशान बिल्कुल ना हो, विद्यालय खुलेगा, पर्याप्त समय मिलेगा, नहीं मिलेगा तो एक्स्ट्रा लिया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या बच्चे ना लें, सब कुछ समझाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और ये जो आपको वीडियो मिल रहे हैं इसको रेगुलर बच्चे पढ़ते रहें, इसीलिए हम धीरे धीरे वीडियो डाल रहे हैं, छोटे छोटे वीडियो डाल रहे हैं,
और आराम से समझा रहे हैं। एक एक चीज़ समझते जाइए, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्वस्थ रहिए और घर पर ही रहें, साफ सुथरा रहें और मन को शांत रखें और पढ़ाई करें। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को। थैंक यू, धन्यवाद।